नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। $2000 के नोट बंद होने की खबर को बैंक अधिकारियों ने बताया पूरी तरह कोरी अफवाह। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर हो सकती है ठगी, लोगों को दिया जा रहा प्रलोभन। बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार जल्द हो सकता है समाप्त, तारीखों के ऐलान की प्रक्रिया पूरी। 4 बसों से वसूला गया 10 लाख का टैक्स, परिवहन अधिकारी ने की कार्रवाई। सड़क नहीं तो मतदान नहीं, 4 महीने पहले भूख हड़ताल कर चुके मंगेझरी के छात्रों ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। 10 फरवरी तक छात्र 10वीं और 12वीं के भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। और अतिथि विद्वानों पर बेरोजगारी की तलवार, उच्च शिक्षा विभाग ने शुरू की चॉइस फिलिंग। और अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर दीपक आर्य ने नगरपालिका प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहली बार पद्मेश से चर्चा करते हुए बड़ी बेबाकी से नगर की जनता को बेहतर सुविधा देने की बात कही। शहर की मुख्य मूलभूत सुविधा, स्वच्छता, सफाई और भीषण गर्मी के दौरान बीते वर्ष पेयजल संकट से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की जाने की बात को विस्तार से बताया। हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जो नगरपालिकाएं हैं उनकी प्राथमिकता बेसिक जो लोगों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना है। सबसे पहली प्राथमिकता सदैव हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था है सफाई करना। सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो रहेगा शहर को साफ स्वच्छ बनाना, जिससे कि शहर सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे और लोगों की बीमारियां कम हो। ये पहला उद्देश्य है, जो म्यूनिसिपैलिटी का हमेशा से काम यही है, पहला ये रहेगा। दूसरा, जो समस्याएं विगत वर्षों में देखी गई थी, मूलभूत समस्याओं में एक समस्या थी कि पानी की समस्या गत वर्ष आई थी गर्मी के मौसम में, ज़्यादा पेयजल उपलब्ध करवाने में जब तकलीफ आ रही थी। इस बार प्रयास ये किया जा रहा है कि पेयजल के लिए पहले से चेक डैम के बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी और उस चेक डैम को समय पर रोका जाएगा, वैनगंगा नदी में जो चेक डैम है, जिससे कि बालाघाट के साथ साथ वारासिवनी नगर पालिका को और अन्य ग्राम पंचायत उनको भी पानी प्रदाय किया जा सके। ये तो मूलभूत के बाद तीसरी जो समस्या है, जो तीसरी जो कार्य है नगर पालिका का, वो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाना। उस क्षेत्र में सबसे पहले आता है रोड। तो जो रोड चौड़ीकरण का कार्य है। यही नहीं, नगर पालिका के प्रशासक के रूप में कलेक्टर दीपक आर्य ने एक बार फिर शहर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने और बाईपास निर्माण की बात को दोहराते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता है इस शहर की जनता को बेहतर यातायात व्यवस्था दिलाएं। जो बड़े स्तर पर जो काम जो कुछ करने हैं उसमें एक ट्रैफिक प्लानिंग इस शहर में बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी चूँकि डेंसिटी ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कई जगह कंजेशन ट्रैफिक का अक्सर देखने को मिलता है। तो उसके भी 2 तरीके हैं। एक तो जो बड़े वाहन हैं उनको शहर से बाहर ले जाना, उसका प्रयास हम लोग निरंतर कर रहे हैं। नगर पालिका में आने से नगर पालिका का प्रशासक का कार्य लेने से पहले से मैं प्रयासरत उसके लिए हूँ। तो एक एक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण जो किया जाना है उस पर कार्य किया जा रहा है। दूसरा, एक बाईपास बनाने का कार्य जो है, प्रयास अभी बेसिक प्राथमिक स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है कि जो डेंजर रोड जिसको हम लोग बोला करते हैं, बेसिकली वो अर्बन रोड ही है, उस रोड को चौड़ीकरण करके अनुमति हमको वन विभाग से ऑलमोस्ट इन प्रिंसिपल सहमति मिल गई है, उसको चौड़ीकरण किया जाए और एक बाईपास शहर को दिया जाए, जिससे कि भारी वाहन शहर से बाहर हो पाएँ। और जो नो एंट्री की समस्या जो होती है, व्यापार जो प्रभावित हो रहा है, उसके लिए उनको एक साथ तो एक तरफ तो उनको सहूलियत मिलेगी, दूसरी तरफ जो हमारे बच्चे हैं, अन्य जो लोग हैं जो कि भारी वाहनों से ट्रैफिक के कारण परेशान होते हैं, उनको भी एक अच्छा रास्ता मिल पाएगा। नगर पालिका में बीते कई महीनों से लंबित भुगतान भूमि पूजन के बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने के विषय पर उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी मामलों पर जानकारी दी जाएगी। मैं वही ऐसा बोला कि आय और व्यय नगर पालिका के 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले यदि नगर पालिका की आय की स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्थाओं को हमेशा ये चाहिए कि वो अपना आय के सोर्सेज बढ़ाएं। तो जैसे सबसे ये जो आय के लिए हमें ये करना है कि वसूली एक पार्ट है जिस पे कि हम लोग कार्य करेंगे। दूसरा, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और ये बनाए जा सकते हैं, जिससे कि नगर पालिका की आमदनी में बढ़ोतरी हो। जो टैक्सेस जो लगने हैं उनको एक बार पुनरीक्षण उनका किया जाएगा, जिससे कि आय हम लोग नगर पालिका की बढ़ा पाएँ। जब आय होगी तो व्यय के लिए राशि उपलब्ध होगी और विकास कार्यों के लिए राशि हम लोग दे पाएंगे।
वारासरनी तहसील में मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन के तहत 51,000 रुपए की मिलने वाली राशि गैर हितग्राही के खाते में चले जाने का मामला प्रकाश में आया है। ग्राम पंचायत सिकंदरा के नदी टोला निवासी शशिकला मरठे ने बताया कि उनका विवाह 10 मई 2019 को हुआ था। उसे शासन की योजना से राशि प्राप्त होना था। उसके पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक थी, जिस पासबुक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टाइटल पहले पेज पर प्रिंट है। उसी प्रिंट पर काले अंकों में उसका खाता नंबर प्रिंट है, जो अस्पष्ट है। वो इस तरीके से हुआ सर कि जो बैंक वाले हैं, मैं अकाउंट नंबर समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं गई चेक करवाने, तो बैंक वाले ने ये अकाउंट नंबर किसी और का लिख के दे दिया। तो शादी का फॉर्म भरना था, तो हमने यही वाले किसी और का अकाउंट नंबर शादी फॉर्म के लिए दे दिए। नहीं, बैंक में जब आप गई, आपकी पासबुक में दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? पासबुक में दिखाई नहीं दे रहा था, वो तो अब क्यों नहीं दे रहा था वो तो मुझे भी नहीं पता। आप ही देख लीजिए ना, अकाउंट नंबर ही यहाँ पे लिखा हुआ है सरेंडर। अच्छा, यानी ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो प्रिंट है उसके नीचे छपा हुआ है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, दबा हुआ है, तो दिख नहीं रहा था। तो तो मैं चेक करवाने ये जो गई। दूसरा नंबर है, ये आपको कहाँ से मिला? मैं बैंक वाले के पास गई थी चेक करवाने। सर, हमको अकाउंट नंबर समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको चेक करके बताओ। वो बैंक वाले ने चेक किया और चेक करने के बाद में ये अकाउंट नंबर लिख के दिया कि ये नंबर फिर आपने कहाँ दी? ये नंबर कहीं नहीं, शादी का जो फॉर्म निकला था, अभी शादी हुई है मेरी 2019 में, तो फॉर्म भरना था। इस मामले में पद्मेश न्यूज ने जब ब्रांच मैनेजर KM सक्सेना से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि खाता नंबर किसने गलत दिया था, मगर यह मानवीय भूल है। इस मामले में खाता पर होल्ड की कार्यवाही कर राशि का आहरण संबंधित खातेदार के पक्ष में किया जा सकता है, मगर जिस खाते में यह राशि गई है उस खाते में मात्र 24,000 कुछ रुपए ही शेष हैं। उन्होंने महिला की शिकायत पर होल्ड लगा दिया है। एक सप्ताह पहले शहर के वार्ड नंबर 24 मोती तालाब के नीचे वाली सड़क से जा रही एक महिला से मंगलसूत्र की लूट करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी निवासी शुभम उर्फ शुभा ने अंधेरे में अकेले जा रही महिला के गले से मंगलसूत्र लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस द्वारा लगातार सरगर्मी से इस मामले की जांच की जा रही थी, जिसमें इस आरोपी द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने का खुलासा किया गया। 30 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी। एक महिला थी, वो मोतीनगर तालाब से होते हुए अपने घर जा रही थी, तो एक व्यक्ति ने रात्रि का फ़ायदा उठाते हुए पीछे से उसकी चेन छीन ली थी। तो जिसमें हम लोगों ने तुरंत फरियादिया की शिकायत पर लूट का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक संदेही को पकड़ा, शुभम उर्फ चुम्मा को, जिससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया था और जुर्म कबूल करने पर उसको गिरफ्तार किया गया और उस पर एक मशरूका जब्त किया। उससे अन्य मामलों में पूछताछ की है तो कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं मिली है, जिसको हम आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। सर, आरोपी कहाँ का है, ये क्या इसका बैकग्राउंड क्या है? हाँ, शुभम उर्फ चुम्मा है ये व्यक्ति, ये झुग्गी झोपड़ी में रहता है। किरनापुर तहसील मुख्यालय के वार्ड नंबर 6 में संयुक्त माली समाज द्वारा शिक्षा सामाजिक क्रांति के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले एवं देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हिना कावरे सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित रहे। रौनक रहे और आप सब लोगों ने बैठकर विचार किया और आज आप देखो कि आप लोगों के विचार से एक वो चौक जिधर आने का भी मन नहीं करता था, वो चौक इतना सुंदर यहाँ दिखाई दे रहा है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि आप लोगों ने उन महापुरुषों की प्रतिमा को यहाँ लगाया है, महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्री फुले जी की, जो अपने आप में जिनको किसी परिचय की कोई पहचान नहीं है। अभी जितने लोगों ने मंच पर भाषण दिया, और अभी तो बहुत लोगों से भाषण हमने देने से रोक दिया क्योंकि हमें आगे जाना है। 6 फरवरी को दोस्तों के साथ मोती गार्डन में जन्मदिन मना रहे एक नाबालिग पर 3 युवकों ने चाकू से वार कर दिया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाबालिग ने बताया कि वे अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने मोती गार्डन गए हुए थे। इसी दौरान गार्डन भ्रमण के लिए आए 3 युवकों का उनके एक दोस्त से विवाद हो गया, लेकिन उस समय विवाद शांत हो गया।
लेकिन कुछ देर बाद ही 3 युवकों द्वारा गोंदिया रोड स्थित उत्कृष्ट स्कूल के सामने तीनों युवकों के द्वारा मिलकर नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। हम एक दोस्त का बर्थडे बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे मोती गार्डन में इकट्ठा हुए। तो क्या वहाँ पे हल्का फुल्का धक्का वक्का लग गया होगा, तो एक लड़के ने गाली बक दिया दोस्त को, तो उनने उसके ऊपर मतलब गाली बक दिया और झापड़ भी मार दिया, तो उसके ऊपर चढ़ाई वढ़ाई कर दी है। तो वहाँ पे मेरे पहचान का था, तो मैंने वहाँ पे हो गया ख़त्म करवा दिए थे। उसके बाद एक लड़के का फ़ोन आ रहा था बार बार, यहाँ पे आओ। हम लोग बैठे थे असाटी में, वहाँ से चले गए हम लोग असाटी चले गए थे, असाटी में बैठे हुए थे हम लोग। उसके बाद वो लड़के का फ़ोन आ रहा था, हम घर जा रहे थे तो हमको मालूम नहीं था कि उन लोग गवर्नमेंट ग्राउंड में खड़े। एक दोस्त, हम लोग 3 लोग थे एक गाड़ी में, बाकी पीछे गाड़ी भी थी, तो मैं खड़ा हुआ पीछे। कोतवाली पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। तो उसके मित्र की बर्थडे पार्टी थी, तो ये लोग मोती नगर तालाब में सेलिब्रेट कर रहे थे उसको। तो वहाँ एक कोई दूसरा ग्रुप भी था, तो आपस में उनका झगड़ा हो गया। तो वो झगड़ा थोड़ा और बढ़ा, तो फिर ये जो प्रथम तोमर को फिर आगे उत्कृष्ट मैदान के पास में लड़कों ने घेर लिया था और उसको उसी बात को लेके उसको चाकू मार दिया था। तो जिसमें हमने तुरंत उसको मामले को गंभीरता से लेके उसमें जो 3 आरोपी थे, शद्दाम और एक सिद्धू मोगरे था, एक बिक्की हॉकी था, इन लोगों को हमने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और उसमें तुरंत रात में ही हमने एक बिक्की हॉकी करके लड़का था, उसको गिरफ्तार भी कर लिया। बाकी 2 लोगों को भी हम बहुत शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे और आज उसको पेश कर रहे हैं जिसको गिरफ्तार किया। वारासिवनी के बस स्टैंड के यात्री परिसर में 7 फरवरी को मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो के राज भारती कला संगम भोपाल के कलाकारों द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें गीत संगीत के माध्यम से मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के टीके लगाए जाने और 5 साल में 7 बार टीका अवश्य लगाना है, एक भी टीका लगाने से बच्चा छूटना नहीं चाहिए का संदेश राज भारती कला संगम भोपाल के कलाकारों ने रोचक एवं मनोरंजक तरीके से गीत संगीत एवं नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर कलाकार व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हम आपको ये कार्यक्रम सुनाने दिखा रहे हैं। दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा बाबा तेरी शिरडी में, बाबा तेरी शिरडी में। नजराना दिल कलाया साईं, नजराना दिल कलाया राष्ट्रीय सघन मिशन के तहत में हमारे यहाँ अभी छूटे हुए बच्चों को टीकाकरण के लिए किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को 11 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीका लगाया जाता है। और जो बच्चे किसी कारणवश छूट जाते हैं तो उनकी सूची तैयार करके राष्ट्रीय सघन मिशन के तहत में टीका लगाया जाता है। लोगों के बीच में जन जागरूकता फैलाने के लिए लोक संपर्क ब्यूरो भोपाल के माध्यम से ये नुक्कड़ नाटक करने के लिए यहाँ आए हैं। इन्होंने खैरगंज में किया है, अभी वाराणसी में कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच में अपने स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को टीकाकरण को जोड़ना, उनको उसके महत्व के बारे में बताना। जो गाँव स्तर के लोग रहते हैं वारासिवनी जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंगेझरी के छात्रों ने प्रशासन को 2 टूक शब्दों में कह दिया, यदि सड़क नहीं तो मतदान नहीं। 7 फरवरी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षण करवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 4 माह पूर्व आश्वासन दिया गया था सड़क निर्माण करने के लिए, किंतु वर्तमान तक उक्त कार्य नहीं किया गया है। भद्री टोला, बलीपाट टोला, जयराम टोला से अध्ययन करने के लिए छात्र छात्राओं को वारासिवनी आना पड़ता है, लेकिन मंगेझरी से भद्री टोला ट्रांसफार्मर तथा भद्री टोला ट्रांसफार्मर नहर से जयराम टोला तक मार्ग पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, हमने 4 महीना पहले एसडीएम साहब अनशन रखे थे, आमरण अनशन छात्रों के द्वारा,
हमारे यहाँ पे रोड की बहुत दिक्कत है, जिस कारण अपन ने छात्र छात्राओं ने मतलब मिलकर अनशन रखा था, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी मौके पर आकर जो अनशन समाप्त किए थे और 3 महीने के भीतर रोड का कार्य मतलब प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया, मतलब आश्वासन दिया गया। पर 4 महीने बीत चुके हैं, आज तक हमें मतलब रोड की कोई कार्रवाई समझ नहीं आई है और आज तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं आप? मांग यही है सर हमारी कि पक्की सड़क का निर्माण हो जल्द से जल्द, और जिससे छात्र छात्राओं की मतलब जो परेशानी वो दूर हो और गांव का आवागमन सुगम हो। यही नहीं, सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है, जिस पर बरसात से कीचड़ हो गया है और पैदल सहित साइकिल से चलने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए प्रशासन से मांग है कि उक्त मार्ग का निर्माण करवाएं। यदि मार्ग का निर्माण जल्दी नहीं किया गया तो पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सर वो रोड की इतनी ज्यादा हालत हो चुकी सर, वेन आती है स्कूल की, उसका पलटने का डर है, बच्चों गेट पर होके पूरे कपड़े वगैरह सब ये हो जाते हैं। वो कितने किलोमीटर का है करीब वो रोड? सर वो 2 किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर में ही तकलीफ है? हाँ सर। तो अभी एसडीएम साहब से मिले तो क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया है कि सर वो रोड का टेंडर पास हो चुका है, जल्द कार्रवाई होने के लिए है। यानी टेंडर वगैरह लग रहे हो गए उसके? हाँ सर। जिला परिवहन अधिकारी बैहर और कटंगी में वाहनों की आकस्मिक जांच कर नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की है। वाहनों की जांच के दौरान टैक्स बकाया होने पर 4 बसों को जब्त किया गया है और वाहनों से लगभग 10 लाख रुपए की टैक्स वसूली की गई है। जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा बालाघाट जिले को वर्ष 2019-20 के लिए 54 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल करने का लक्ष्य दिया गया है। इस लक्ष्य के खिलाफ अब तक लगभग 36 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। राजस्व लक्ष्य की पूर्ति के लिए अभियान चलाकर वाहनों की सतत जांच की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शिक्षण सत्र 2019-20 के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। पूर्व में यह तिथि 31 दिसंबर 2019 थी, जिसे कुछ विद्यार्थियों द्वारा मंडल को दिए गए आवेदनों के आधार पर बढ़ाया गया है। ये विद्यार्थी निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व परीक्षा आवेदन एवं शुल्क नहीं भर सके थे। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा 2020 के जिन नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों ने परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भर दिया लेकिन परीक्षा शुल्क नहीं भर पाए, वे निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ विलंब शुल्क 5,000 रुपए जमा कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसी तरह ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा है लेकिन परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे स्वाध्यायी छात्र के तौर पर ऑनलाइन परीक्षा आवेदन, निर्धारित परीक्षा शुल्क और विलंब शुल्क 7500 रुपए जमा कर 10 फरवरी तक परीक्षा आवेदन भर सकते हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव साई सेवा समिति द्वारा शिव साई महोत्सव का आयोजन किया गया है। नगर में आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत शनिवार को नगर में एक विशाल साई चादर यात्रा के रूप में की जाएगी। वहीं रविवार को भंडारे का आयोजन होगा। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा माता रमाई अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सभी पदाधिकारी व अन्य सामाजिक बंधु नगर के अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान अमर रहे के नारे लगाए। वहीं नगर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन कर माता रमाई अंबेडकर को याद करते हुए उनकी जीवनी को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रण लिया गया। जहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान समता सैनिक दल द्वारा पूर्व में आयोजित बुद्ध धम्म प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को विभिन्न पुरस्कारों का वितरण कर सम्मानित किया गया। आज यहाँ अपने बालाघाट जिला की ओर से माता रमाई का जन्म दिवस अभी हम मना रहे हैं। उनका जन्म 7 फरवरी 1898 में हुआ था। रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र, वनंद नाम का गांव है, छोटा सा तहसील है दापोली। तो माता रमाई बाबा साहब की पत्नी थी और पूरे जीवन भर उनके साथ उन्होंने पूरा सहयोग दिया। माता रमाई
जो कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवन संगिनी है, उनका हम यहाँ पर आज जयंती समारोह यहाँ पर जिला शाखा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जा रहा है। और इस समारोह में माता रमाई विश्व की एक ऐसी महिला है जिनके अनंत त्याग और बलिदान से बाबा साहब मजबूत हुए और बाबा साहब ने इस भारत देश को आधुनिक भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, भारतीय संविधान बनाया। ऐसी माता रमाई का हम जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन अवसर पर सभी वक्ता लोग अपने अपने विचार माता रमाई का त्याग, उनके संघर्ष जीवन के बारे में अपने उद्बोधन देंगे। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासन के निर्देश के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र में जिले के तमाम सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के तौर पर उनके खाते में राशि नहीं डाली जाएगी, बल्कि छात्रों को गणवेश प्रदान की जाएगी। इस बार पुनः आजीविका मिशन को गणवेश तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। आपको बताएं कि भोपाल में 6 फरवरी को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में आजीविका मिशन के समन्वयक श्री बेदुआ का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नहीं, प्रथम स्थान तो नहीं कहूँगा, पर टॉप 5 में बालाघाट जिला आजीविका मिशन में है। और कंपोनेंट बहुत सारे ऐसे हैं जिन कंपोनेंट पे हमें भारत सरकार द्वारा लक्ष्य प्राप्त होता है। उसमें मुख्यतः अगर एक कंपोनेंट देखा जाए जो हमारा सबसे प्रथम चरण रहता है समूह गठन का, 1240 समूह गठन का जो लक्ष्य दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, उसके विरुद्ध में 2022 समूह हमारे जो है जनवरी के एंड तक में बन चुके थे। अभी भी हमारे पास में 2 माह और हैं और इस 2 माह के दरमियान दुगने समूह जो भारत सरकार से 1240 के विरुद्ध में 2480 करीब हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से 14,152 परिवारों को इस मिशन में इस वर्ष लाभ दिलाने के लिए जोड़े जाने का प्रावधान था। उसके विरुद्ध में 23,253 परिवारों को आज दिनांक तक हम जोड़ चुके हैं, चाहे वो रिवॉल्विंग फंड को लेकर के हो, चाहे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। शिक्षा विभाग के निर्देश के तहत जनवरी माह में हुए प्री बोर्ड परीक्षा के नतीजों की समस्याओं को लेकर जिला पंचायत के सीईओ के नेतृत्व में नगर के एमएलबी स्कूल के सभा हाल में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 50% से कम अंक लाने वाले स्कूलों के प्राचार्य को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने कम प्रतिशत लाने वाले प्राचार्यों को जमकर फटकार भी लगाई। वहीं जिन स्कूलों के नतीजे काफी कम रहे उन्हें सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। वहीं जो इस समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुए उसके 1 दिन का वेतन काटने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एक्चुअली हम लोग जो जितने भी हमारे क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं उसके बाद लगातार समीक्षा कर रहे हैं रिजल्ट की, जिससे कि कुछ मतलब सुधार कर सके। तो हमारे पिछली बार जब समीक्षा की थी हमने हाफ ईयरली के पहले, तो लगभग 150 स्कूल ऐसे थे जो 50% से कम में थे। आज 84 के आसपास स्कूल बचे हैं, तो बाकी स्कूल जो हमारे 60-70 हैं उनने सुधार किया है और जो एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे स्कूल हमारे जो 40 से 50 के बीच में हैं, लेकिन हमने उनको समीक्षा में बुलाया था क्योंकि एक बार हम चर्चा करना चाहते थे। तो सुधार काफ़ी स्कूलों ने किया है जिनने अपने रिजल्ट बेहतर किया है। मुख्य समस्या थोड़ा सा गणित और अंग्रेज़ी में बच्चों को है अभी, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं। स्कूल के सारे प्रिंसिपल लगा भी रहे हैं और उनको फिर से निर्देश किया गया है कि सारी एक्स्ट्रा क्लासेस और अच्छे से लगाएं और जो बच्चे हमारे डी और ई ग्रेड में हैं उन पर विशेष फोकस करें। नगर के मरारी मुल्ला के पास माजिशा मंदिर में 21वां वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह विधि विधान से मां माजिशा का अभिषेक किया गया। इसके पश्चात पूजन अर्चन कर मां का आशीर्वाद लिया गया।
वहीं इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण कर वापस मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस संदर्भ में माजीसा मंदिर के सेवक नतमल शर्मा ने बताया कि करीब 21 वर्षों से वे हर वर्ष माजीसा मंदिर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इस संदर्भ में माजीसा मंदिर के सेवक नतमल शर्मा ने बताया कि करीब 21 वर्षों से हर वर्ष माजीसा मंदिर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें श्रद्धालु जन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 3 दिवसीय कार्यक्रम में हर दिन अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। ये माजीसा मंदिर है बालाघाट में। माजीसा मंदिर में वार्षिकोत्सव होता है महाशुद्धि 13 से। ये वर्षों से होते आए हैं और 3 दिन का ये उत्सव होता है। आज बड़ा दिन है, बड़ी 13 है। आज शोभा यात्रा निकलेगी, रात्रि जोगा होगा, रात्रि जागरण जिसको हम लोग बोलते हैं। कल भंडारा, आम भंडारा, प्रसादी और परसों कथा के साथ ये वार्षिक उत्सव का समापन होगा। कब से मनाया जा रहा है ये? हम लोग तो अपनी पूरी उम्र से देख रहे हैं और इस मंदिर में जो हम लोगों ने करीब ये 21वां साल है। हर साल बालाघाट के लोग या माजीसा के भक्त, हमारा पूरा परिवार जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में है, वो सब यहाँ आते हैं। बालाघाट के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माजीसा के भक्त हैं जो इसमें शामिल होते हैं और माजीसा की सेवा पूजा करने के साथ इस उत्सव में अपने आप को शामिल करके धन्य समझते हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज सुबह शुरुआत हुई, माजीसा का राजसी श्रृंगार हुआ। राजसी श्रृंगार के दर्शन हुए। 4 फरवरी की तरह 7 फरवरी को एक बार फिर लोगों की सुबह की शुरुआत रिमझिम बारिश के साथ हुई, लेकिन यह बारिश का दौर सुबह की तरह पूरे दिन जिले भर में इसी तरह चलता रहा। हालांकि मौसम विभाग ने पूर्व में ही इस बात की चेतावनी जारी कर दी थी कि 10 फरवरी तक मौसम के हाल कुछ इस तरह से ही रहेंगे। रिमझिम बारिश, सर्द हवाएं और ओलावृष्टि किसी भी समय हो सकती है। मौसम के बदले इस मिजाज के कारण जिले में रबी के लिए लगाए गए गेहूं, चना, उड़द, मूंग, सरसों की फसल पूरी तरह से प्रभावित होती दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर रबी की फसल में धान की रोपाई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए यह बड़ी राहत हो सकती है। मोबाइल का टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। यह गिरोह बाकायदा लोगों के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मोबाइल टावर लगाने की जानकारी भेजकर एडवांस में पैसे मांगकर लोगों को ठगी का शिकार बना सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब लोगों को मोबाइल टावर लगाने के नाम पर एसएमएस के माध्यम से जानकारी भेजी जा रही हो और एडवांस में पैसे जमा करने को कहा जा रहा है। इससे पूर्व भी लोगों के साथ इस तरह की ठगी हो चुकी है। बीएसएनएल के जिला अभियंता SR भमरकर बताते हैं कि बीएसएनएल और निजी कंपनी इस तरह से कभी भी एसएमएस किसी व्यक्ति के मोबाइल पर नहीं भेजती है। उनके द्वारा मोबाइल टावर लगाए जाने के लिए निविदा निकाली जाती है। इसके माध्यम से ही मोबाइल टावर लगाए जाते हैं। अभी भारत संचार निगम लिमिटेड बालाघाट के अंतर्गत अभी कहीं भी टावर लगने का काम नहीं हो रहा है। जो टावर लगना था अभी मार्च के पहले लग गए हैं। और अभी जो आपने बताया कि ये मैसेज आ रहा है, यह मैसेज सरासर फेक मैसेज प्रतीत हो रहा है। तो आप जिनके पास भी मैसेज आया उन सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसा किसी भी मैसेज का रिप्लाई न करें और पैसे तो कदापि न डालें। सर्वप्रथम आप यह याद रखें कि अगर आप अपना भवन, बिल्डिंग जो भी किराए पे देते हैं, उसको कभी भी उस आदमी को जिसको किराए पे दे रहे हैं उसको तो अपन मतलब नॉर्मली क्या करते हैं कि
पैसा अपन उसके अकाउंट में नहीं डालते, लेकिन इसमें जो आपके पास मैसेज आपने बताया मुझे, उसमें तो उन्होंने पैसा डिपॉजिट करने के लिए कहा है। तो यह सरासर मैसेज फेक प्रतीत है, इसीलिए आप लोग कदापि इस मैसेज के ऊपर ध्यान न देवें। सर क्या विभाग ऐसे मैसेज भेजता है कि सर कभी? संभव ही नहीं है। बीते एक पखवाड़े से लगातार 8595941841 मोबाइल नंबर से जिले वासियों को मैसेज आ रहे हैं कि आप मोबाइल टावर लगाएं, उसके लिए एडवांस में 40,000 रुपये जमा करवाएं, उसके बदले 10 से 12,000 रुपये महीना मोबाइल टावर का किराया पाएं। बाकायदा इस टेक्स्ट मैसेज में 2 मोबाइल नंबर 8396856822 और 8171620475 दिए जा रहे हैं, जिस पर बाकायदा बात करने पर मोबाइल टावर लगाने की जानकारी दी जा रही है। हमने भी इन नंबर को डायल किया तो हमें भी मोबाइल टावर लगाने की जानकारी दी गई, लेकिन पहले उसके एवज में एडवांस जमा करने को कहा गया। हमारा ये खबर दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बीएसएनएल और निजी कोई भी कंपनी ऐसा कोई मैसेज आपके मोबाइल पर नहीं भेजती कि आप अपने खेत, जमीन या खाली प्लॉट पर मोबाइल टावर लगाएं और उन्हें पैसा दें। निश्चित ही एक बार फिर कोई ठगी करने वाला सक्रिय हो चुका है और आपसे इस तरह के मैसेज के माध्यम से पैसे मांगने की तैयारी कर रहा है, इसलिए सचेत रहें, सतर्क रहें। मेरे सहयोगी महेंद्र सिंह उइके के साथ संजय बिसेन, पद्मिस 24/7 बालाघाट। जनसंख्या के अनुसार बालाघाट नगर पालिका के परिश्रमण की प्रक्रिया पूरी कर भोपाल भेज दी गई है। भोपाल से हरी झंडी मिलते ही नगर निकाय के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नगर पालिका के अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार उनके माध्यम से जो दावे आपत्ति जनप्रतिनिधियों ने लगाई थी, उसका निराकरण कर राज्य शासन को भेज दिया गया है। यदि पूरी प्रक्रिया तय समय पर पूरी कर ली गई तो आगामी 10 से 15 दिनों के भीतर राज्य शासन के द्वारा राज्य पत्रक का प्रकाशन किया जा सकता है, जिसके साथ ही नगर पालिका परिषद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जनसंख्या के अनुसार नगर पालिका के सभी 33 वार्डों का आरक्षण किया गया है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लगे दावे आपत्ति में इस बात का विरोध किया गया है कि परिसीमन के दौरान इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया कि आगामी दिनों में नगर पालिका के पार्षदों को विकास कार्य कराने के लिए बेहद ही परेशानियों का सामना करने पड़ेगा। इन सभी दावे आपत्तियों पर नगर पालिका के द्वारा अपना तर्क और सुझाव राज्य शासन को भेज दिया गया है। महीनों से नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे शहरवासियों के लिए खुशखबरी यह हो सकती है कि जल्द ही नगर पालिका चुनाव की घंटी बज सकती है। इंतजार केवल राजपत्र प्रकाशन का है। महेंद्र रामटेके, पद्मिस न्यूज, बालाघाट। प्रदेश भर के महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान का काम कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर एक बार फिर से बेरोजगार होने की कगार पर हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीते दिनों नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती शुरू कर दी गई है। प्रदेश के जिन महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान काम कर रहे थे, उनकी जगह अब नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है, जिसके चलते अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने वाले व्याख्याताओं को एक बार फिर से बेरोजगार होने का डर सताने लगा है। हालांकि शासन द्वारा इन अतिथि विद्वानों को एक बार फिर से चॉइस फिलिंग का मौका दिया गया है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश भर के तमाम महाविद्यालयों में खाली पड़े पद पर विषय अनुसार वे आवेदन कर सकते हैं। गर्ल्स कॉलेज के अतिथि विद्वान रामवती सागर ने बताया कि कोई भी अतिथि विद्वान रीचॉइस से खुश नहीं है, क्योंकि निमित्त प्रोफेसरों की भर्ती के चलते प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत 2000 से अधिक अतिथि विद्वान बेरोजगार हो गए हैं। वहीं रोजाना ही बेरोजगारी के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अतिथि विद्वानों ने भोपाल में हड़ताल शुरू कर दी है। सर, ये जो हमारे अतिथि विद्वान है सर, इस रिचॉइस फीलिंग में बिल्कुल कोई खुश नहीं है सर। इसमें एक्चुअली क्या है, 2700 लोग जो बाहर हो गए सर, 2700 में 680 का रिचॉइस हुआ है, तो 2700 जो 80 लोग वो तो आ जाएंगे, लेकिन जो 2020 जो लोग हैं वो तो बेरोजगार हो गए ना सर। यानी ये आंकड़ा मध्य प्रदेश के हैं? जी हाँ, मध्य प्रदेश की आंकड़ा 2020 लोग को बेरोजगार कर दिया। हाँ, 2020 के लगभग 2020 लोग जो है बेरोजगार हैं, और अभी भी वो उनका सहजानी पार्क में उनका स्ट्राइक चल रही है। उनका मेन मकसद ये था सर कि क्या है कि चुनाव के पहले, जो विधानसभा चुनाव के पहले क्या हुआ था कि ये अपने वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम यदि आएंगे तो आप लोग इतने साल से सेवा दे रहे हैं तो हम नियमितीकरण का रोस्टर के आधार पर नियमित करेंगे अतिथि विद्वानों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, ये तो उल्टा हो गया सीधा कि नियमित तो बहुत दूर की बात है सर। बहुत हमारे जो अतिथि विद्वान भाई हैं जो UGC बिलोंग करते हैं, UGC क्वालिफाइड है, वो लोग सब बाहर हैं आज के दिन।
चॉइस फिलिंग के बाद भी अतिथि विद्वानों के बेरोजगार हो रहे आंकड़ों में कोई भी कमी नहीं आई है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में 2080 से अधिक अतिथि विद्वान विभिन्न महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, जिनके स्थान पर अब निमित्त असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती कर ली गई है। वहीं चॉइस फिलिंग के तहत 2080 में से महज 680 अतिथि विद्वान को कार्य पर रखा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होने से प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्य कर रहे अतिथि विद्वानों पर अब बेरोजगारी होने की मार झेल रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सरकार द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को नियमित प्रोफेसरों की भर्ती कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत लगातार जो है भर्ती प्रक्रिया चालू है। बात अगर हम पीजी महाविद्यालय की करें तो यहाँ पर 24 अतिथि विद्वान कार्य कर रहे थे, जिसमें से 20 अतिथि विद्वानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं गर्ल्स कॉलेज में 16 नए अतिथि विद्वानों की भर्ती कर ली गई है और पूरे प्रदेश में लगभग 2000 से अधिक अतिथि विद्वानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और लगातार अतिथि विद्वानों के बेरोजगार होने के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा इन्हें रीचॉइस का एक मौका दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में खाली पड़े हुए पदों पर वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इन आवेदन करने की इस प्रक्रिया से, रीचॉइस की इस प्रक्रिया से अतिथि शिक्षक काफ़ी नाराज़ हैं। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि अतिथि शिक्षकों के लिए क्या सरकार कोई नई पॉलिसी बनाती है या फिर इन्हें फिर से एक बार बेरोजगार होना पड़ेगा। कैमरामैन कमल कोडले के साथ इमरान कुरैशी, पद्मेश न्यूज़, बालाघाट। केंद्र सरकार 2000 का नोट बंद करने जा रही है। 7 फरवरी की देर शाम को सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह वायरल हुई। फिर क्या था, सबने अपनी जेब टटोलना शुरू कर दी कि कहीं उनकी जेब में 2000 का नोट तो नहीं है। यही नहीं, इस खबर को बिना पुष्टि किए कई बुद्धिजीवियों ने भी धड़ल्ले से खबर को आगे बढ़ाने में देरी नहीं की। नतीजा, चंद मिनट में ही हर कोई एक दूसरे से फोन पर कंफर्म कर रहा था कि क्या सच में 2000 का नोट बंद हो गया। सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए पद्मेश न्यूज ने जब बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि सोशल मीडिया पर चल रही खबर 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, ये पूरी तरह से फेक है। लीड बैंक के प्रबंधक दिगंबर भोयर ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि 2000 के नोट पर किसी भी तरह का कोई आदेश उन्हें नहीं आया है। जब उन्हें जानकारी दी गई कि सोशल मीडिया पर 2000 के नोट को बंद किए जाने की खबरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं, तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया कि ऐसा कोई आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र शासन द्वारा नोटबंदी करते हुए तत्कालीन 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे। शुरुआत में यह खबर उस समय लोगों को कोरी अफवाह लगी, लेकिन थोड़ी देर में ही मीडिया पर चल रही खबर ने इस बात की पुष्टि कर दी। शायद इस घटना को याद रखते हुए लोगों ने 7 फरवरी 2020 के खबर 2000 का नोट बंद हो रहा है को बड़े ही तल्लीनता से स्वीकार कर लिया। लेकिन हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि 2000 के नोट पर सरकार ने कोई भी किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया है। यह नोट पूर्व की तरह ही चलन में रहेगा। यूथ क्लब परसवाड़ा के तत्वाधान में स्थानीय राम मंदिर मैदान में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिन और रात में दूधिया रोशनी में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट का शुभारंभ शो मैच के साथ शुरू हुआ। इसके बाद प्रतियोगिता का प्रथम औपचारिक मैच छत्तीसगढ़ कवर्धा और मध्य प्रदेश नरसिंहपुर की महिला टीमों के बीच खेला गया, जिसमें नरसिंहपुर की टीम ने जीत हासिल की। शानदार, क्या बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीम के प्लेयर्सों के द्वारा, और बेहतरीन प्लेसमेंट इस बार फिंगर के जरिए उठाया और पास किया। खेल इस बार नरसिंहपुर के खेमे में बेहतरीन प्रयास, शानदार स्मेश यहां पर, और ग्राउंड के बीच से मारा हुआ स्मेश, बहुत शानदार अंक अर्जित करते हुए पहला अंक आया है नरसिंहपुर के लिए। और जितना हमारा प्रयास हो 4-5 वर्षों से हम कर रहे हैं। इस वर्ष हमने महिला टीमों को भी बुलाया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की टीमों को, और ये प्रयास है, संदेश देने की कोशिश है कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबरी में हैं और उनको उनका हक मिलना चाहिए। हमारा इनाम 22,222 पहला इनाम है, 17,717 दूसरा इनाम है, 11,111 तीसरा इनाम है, 7,772 चौथा इनाम है।
पुरुष में और महिला में 15,515, 11,111, 7,777 और 5,515। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का उल्लंघन कर आम उपभोक्ताओं को अमानक एवं मिथ्या छाप खाद्य सामग्री का विक्रय करने पर अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट द्वारा जिले के 6 व्यक्तियों पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि चालान के माध्यम से 30 दिनों के भीतर जमा करने कहा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाजिद मोहिब द्वारा 19 सितंबर 2019 को न्यू शेरे पंजाब ढाबा बस स्टैंड बैहर ग्राम आमगांव निवासी मुन्ना लाल मरकाम को मोटरसाइकिल से दूध विक्रय करते हुए पकड़ा गया था। इसी तरह ग्राम बोट्टा हजारी निवासी ओमकार टेम्भरे पर कंटेनर में दूध ले जाते हुए पकड़ा था। इसी कड़ी में इंदौर स्वीट्स नमकीन कारखाने की जांच की गई थी। जांच के दौरान बर्फी के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए थे। प्रयोगशाला जांच पर बर्फी के नमूने अमानक स्तर के पाए गए। इसी प्रकार चांदनी चौक तिरोड़ी स्थित सत्कार होटल एवं कटेदरा स्थित मिलन होटल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान सत्कार होटल संचालक सितंबर मेश्राम एवं मिलन होटल के संचालक गजेंद्र चौबे के पास लाइसेंस नहीं पाया गया था। इन दोनों होटल से दही के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए थे। प्रयोगशाला जांच में दही के नमूने अमानक स्तर के पाए गए। राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा बनाए रखने एवं उनके उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित है। एसिड के हमले की बढ़ती हुई घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। एसिड अथवा विष के व्यापार से जुड़े हुए समस्त व्यापारियों को एसिड एवं विष के व्यापार के लिए जिला कलेक्टर से लाइसेंस लेना अनिवार्य है और एसिड अथवा विष के उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से परमिट लेना अनिवार्य है। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि लाइसेंस धारी व्यक्ति को केवल परमिट धारी व्यक्ति को ही एसिड अथवा विष का विक्रय करना है। एसिड अथवा विष के लाइसेंस एवं परमिट हेतु MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया जाना चाहिए। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत गणेशपुर के पंचायत भवन में गत 3 फरवरी से शासकीय स्नातक महाविद्यालय लालबर्रा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम आयोजित कर जन जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी तारतम्य में 7 फरवरी को महिला सशक्तिकरण सम्मान सुरक्षा स्वरक्षा विषय पर बौद्धिक चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना प्रभारी मनीषाराम रोमड़े ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की बात करें तो आज हर क्षेत्र में महिला का योगदान है और पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा हर क्षेत्र में हिस्सा लेकर अपना स्थान बना रही हैं। समाज में जागरूकता भी आई है और महिलाओं को समाज में बहुत अच्छा स्थान भी दिया जा रहा है। जब मैंने वो परेड देखी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को अगर अनुमति दी जाए तो मैं जाके वहां पे परेड करूंगा। इतना अच्छा मतलब वहां पे लगता है। तो आप देखिए कि उस जगह पे हमारी इंडियन लेडी जो है परफॉर्मेंस कर रही है, जो कि पूरा देश देखता है। वहां पे जो भी अमृतसर जाता है वो बाघा बॉर्डर जरूर जाता है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आप कभी भी अमृतसर जाए तो बाघा बॉर्डर जरूर जाना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अब हर जगह महिलाएं अपना स्थान बना रही है और उनकी सुरक्षा संबंधी चीजें हैं तो बहुत सारे कानून बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालबर्रा मैनेजर सुरेंद्र कुमार बोरकर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रयास हो रहे हैं और महिलाओं को हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत लाभान्वित किया गया, जिसमें महिलाओं को खाना बनाने में जो असुविधा होती थी उससे निजात मिली है। इसके अंतर्गत महिलाओं के काम के लिए उज्ज्वला योजना है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को परेशानी होती थी उनके लिए महिला हेल्पलाइन नंबर है और नारी शक्ति पुरस्कार और महिलाओं को खेल वगैरह विभिन्न, इसलिए आज तो सभी सुविधाएं दी जाती है जिससे उनका विकास हो सके। अब सुरक्षा संबंध कुछ है, जैसे महिलाएं सुरक्षा आजकल नेट और मोबाइल का बहुत चलन चल रहा है। तो महिलाओं खास करके कि जो नेट का उपयोग कर रहे हैं, नेट के माध्यम से जो दोस्ती हो रही है, इसका सावधानी से करना अपरिचित व्यक्ति से
अपरिचित व्यक्ति से बात नहीं करना चाहिए, लेकिन महिलाओं में सोचने की क्षमता या दूरदर्शिता पुरुषों से अधिक होती है। महिलाओं को एहसास हो जाता है कि कौन व्यक्ति अच्छा है और वह अपना बचाव कर सकती हैं। ग्राम पंचायत गणेशपुर में हमारा राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर 3 तारीख से प्रारंभ हुआ है और इसका समापन 9 तारीख को होगा। और हमारी जो शिविर की गतिविधियाँ हैं वो सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो जाती हैं, जिसमें सुबह जो बच्चे हैं वो एकत्रित होते हैं। योग प्राणायाम से उनकी सुबह की गतिविधि शुरू होती है। इसके बाद जो दिन भर की कार्य योजना है उसके लिए बच्चे जाते हैं, जिसमें जन जागृति के नारे लगाते हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, पर्यावरण से, स्वास्थ्य से संबंधित नारे लगाए जाते हैं। लोगों को जागरूक किया जाता है, उनकी समस्याओं को पूछा जाता है और जो भी बच्चों को समझ में आता है क्या कार्य करना चाहिए उस कार्य को वो करते हैं। इसके बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दो 2000 के नोट बंद होने की खबर को बैंक अधिकारियों ने बताया पूरी तरह कोरी अफवाह। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर हो सकती है ठगी, लोगों को दिया जा रहा प्रलोभन। बालाघाट नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार जल्द हो सकता है समाप्त, तारीखों के ऐलान की प्रक्रिया पूरी। 4 बसों से वसूला गया 10 लाख का टैक्स, परिवहन अधिकारी ने की कार्रवाई। सड़क नहीं तो मतदान नहीं, 4 महीने पहले भूख हड़ताल कर चुके मंगेझरी के छात्रों ने प्रशासन को दिया अल्टीमेटम। 10 फरवरी तक छात्र 10वीं और 12वीं के भर सकते हैं परीक्षा फॉर्म। और अतिथि विद्वानों पर बेरोजगारी की तलवार, उच्च शिक्षा विभाग ने शुरू की चॉइस फिलिंग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।